नमस्कार, वेलकम बैक। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक नए एपिसोड में। वैसे तो हम कुछ राजनीतिक पहलुओं पर चर्चा करते हैं अपने चैनल पर और जियोपॉलिटिक्स के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ डिफेंस संबंधी भी चर्चा करते हैं हमारे इस चैनल पर। लेकिन आज जो हम चर्चा लेकर आए हैं वो विशेष है, वो खास है। वो खास कैसे है? वो खास इसलिए है कि 2026 में कितना सही होगा भारत छोड़कर कनाडा आना। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस साल को छोड़ के उससे पहले करीब करीब 5 साल 2018 के बाद से लेके 2025 तक 7 साल, ये 7 साल ऐसे रहे कि जिसमें भारत से लाखों युवा और फैमिलियां भारत छोड़कर कनाडा में बसने के लिए आए और स्टूडेंट वीज़ा पे लेके आए, कुछ पढ़ाई के लिए, कुछ वर्क परमिट पे। मतलब कुल मिला के कि लाखों लोगों ने उस समय पे पलायन किया इस समय के दौरान। सो दोस्तों, अभी 2026 में कैसे हालात हैं कनाडा में, तो आज हम उसी पे चर्चा करेंगे। पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं कि जो स्टूडेंट वीज़ा लेकर बच्चे जो यहाँ पे आ रहे हैं, तो दोस्तों, और उसमें हम अपनी राय भी देंगे कि मेरी क्या इसमें राय है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, और किसको आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, वो सब हम बात इस वीडियो में करने वाले हैं। सो दोस्तों, मुझे याद है कि 2015-2013 से पहले स्टूडेंट यहाँ पे तब भी आते थे, अमेरिका में भी और यहाँ भी कनाडा में भी, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन ये ज़्यादा अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन थी स्टूडेंट्स के लिए। लेकिन किन स्टूडेंट्स के लिए दोस्तों? उस समय पे वो स्टूडेंट यहाँ पे आते थे जो मास्टर करने आते थे, यानी कि जिन स्टूडेंट्स ने इंडिया में या और कहीं जगह से ग्रेजुएशन कर ली है, या तो बीए कर लिया है, बीएससी कर लिया है, या कोई बीई इंजीनियरिंग का कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से। उसके बाद मास्टर्स के लिए यहाँ पे हायर स्टडी के लिए मोस्टली स्टूडेंट्स जो है भारत से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। और जब इन्होंने कनाडा ने और कनाडा के जो स्कूल कॉलेज जो कॉलेजेस हैं, उनको जब पैसा कमाने का चस्का लगा और उनको जब लगा कि यार ये तो बहुत ही अच्छा बिजनेस है, तो दोस्तों उन्होंने अपने सिस्टम को कुछ मैनिपुलेट करके और ऐसे ऐसे कोर्स बना दिए कि जिसमें कोर्स में एडमिशन लेना बहुत ही आसान इन्होंने बना दिया। पहले तो यहाँ मैं आपको एक छोटी सी बात क्लियर कर देता हूँ कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी 3 इंस्टीट्यूट मेन है यहाँ पे, ठीक। सो जो कॉलेजेस है, कॉलेजेस का जो लेवल है ना, यूनिवर्सिटी के लेवल से बहुत नीचे है, मतलब नीचे माना जाता है। मतलब जिन बच्चों को यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं होता वो बच्चे कॉलेज ज्वाइन करते हैं। ये इंडिया के जैसे नहीं है कि चलो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ज़्यादा फर्क नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्क है। जो बच्चे फेल हो जाते हैं या जो बच्चे यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाते, वो बच्चे कॉलेज में जाकर और फिर अपना पढ़ाई वहाँ पे पूरी करते हैं। तो अभी जो कॉलेजेस ने यहाँ पे जो छोटी छोटी चीज़ों के छोटे छोटे कोर्स बना दिए, 2-2 साल के प्रोग्राम बना के रख दिए और उन पे बहुत ही इजी कर दिया स्टूडेंट्स का आना। खासकर जैसे पंजाब, गुजरात, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पे स्टूडेंट्स उन कोर्स को करने आए। लेकिन उसका अगर स्किल लेवल देखें, अगर उसकी पॉसिबिलिटीज ऑफ सक्सेस देखें, तो सक्सेस रेट जो इन कोर्सों का था या कोर्सों का है, वो दोस्तों मेरे ख्याल से 5% से भी कम है। यहाँ के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, इमिग्रेशन मिनिस्टर थे, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बैन दिया था लास्ट ईयर के जो यहाँ के कॉलेजेस हैं वो सिर्फ सर्टिफिकेट की प्रिंटिंग मशीन्स हैं, यानी कि सर्टिफिकेट्स प्रिंट कर करके और स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। और दोस्तों यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, इन कॉलेजेसों ने एक रिकॉर्ड तोड़, मतलब हाईएस्ट लेवल एवर इन हिस्ट्री उन्होंने पैसा कमाया $1 बिलियन इन ईयर
एक एक साल में 1-1 बिलियन, 1.5 2-2 बिलियन डॉलर इन कॉलेजों ने कमाया है यहाँ पे, और इन स्टूडेंट्स के माध्यम से। और तो ये जो स्टूडेंट्स थे जो कॉलेज में आए, ये ज़्यादातर 12वीं पास जो करके आए हैं इंडिया से, वो स्टूडेंट्स हैं। अब वो यहाँ आके, आपने बहुत सारे वीडियो में आपसे पहले देखा होगा, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ कैसे उनकी दुर्दशा हुई, कैसे कॉलेजेस के कोर्स करने के बावजूद भी उनको अपनी फील्ड में यहाँ जॉब नहीं मिली, और हार करके उनका वर्क परमिट भी ख़त्म हो गया, और उसके बाद उनको डिपोर्ट कर दिया गया। दोस्तों करीब करीब 2025 में ही 500,000 से ज़्यादा लोगों को वापस भेज दिया गया है, और करीब करीब जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट कहता है वो करीब करीब 2 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको वापस भेजा जाना है। और अभी इस साल में मई तक ही करीब करीब 3 से 4 लोगों को वापस भेज दिया गया है। और जो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी थे जिन्होंने यहाँ पे असाइलम लेने के लिए एप्लीकेशन लगा रखी थी, तो वैसे 30,000 लोगों को भी, 30,000 स्टूडेंट्स को भी नोटिस भेज दिया गया है, और उनको बोला गया है कि आप अपना प्रूव कीजिए कि आप असाइलम के लिए कैसे मतलब कैसे एलिजिबल हैं। तो उनको अपनी एलिजिबिलिटी जो है ना वो खुद साबित करनी पड़ेगी। तो और उनमें से भी तो लगता है कि उनमें से भी अगर 30,000 है, 30,000 में से कोई 50-100 को छोड़कर मे भी कोई सही केस मिले तो ठीक है, पर सारे ही केस ऐसे थे जो 2 साल के बाद अप्लाई किया गया, जो कि असाइलम का रूल है, आने के 7 दिन के अंदर अंदर असाइलम क्लेम करना पड़ता है। अगर उसके बाद आप क्लेम करते हो तो आपका क्लेम मान्य नहीं होगा। ये जो रूल है वो ये रूल है, तो उसके तहत भी उन लोगों को भी वापस भेजा जाएगा दोस्तों। और जो बाकी लोग बचे हुए हैं यहाँ पे जो वर्क परमिट पर आए हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनको 2-2 साल के वर्क परमिट मिले हैं, उनके ऑलरेडी 1-1 साल खत्म हो गया है, तो 1-1 साल बचा हुआ है। या जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रह रहे हैं, जो अभी कर रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी फाइलें लगाई हुई हैं, या तो उनके 2-2 3-3 बार रिजेक्शन आ गए हैं और रिजेक्शन का कोई कारण नहीं बताया है। हालांकि वो जो उनका जो नंबर्स थे, जो मेरिट पे यहाँ पे लेते हैं, वो नंबर्स के अंदर उनके नंबर भी पूरे थे। जो कट ऑफ आती है आई थिंक 530 और जो आसपास जो 520 के आसपास जो चल रही है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो उनके कट ऑफ में नाम आ गया था, और उसके बावजूद भी उनका जो केस है वो कैंसिल करके और उनको वापस भेज दिया गया है, या उनको वापस भेजने की तैयारी है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं वो अब कुछ ना कुछ और दूसरा रास्ता अपना रहे हैं। लेकिन दोस्तों अभी मुझे लगता है कि यहाँ की जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ठान लिया है कि यहाँ से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सबको वापस ही भेजना है, अनलेस कोई रेयर अगर कोई स्किल है किसी के पास तो। क्योंकि जो इमिग्रेशन मिनिस्ट्री है उन्होंने क्लियरली बोल दिया गया है कि यहाँ पे अगर आप पढ़ने आते हो तो पढ़ाई करके पूरी करके और यहाँ से आप अपने देश वापस चले जाएं। क्योंकि स्टूडेंट वीजा मिलना या पढ़ाई का अवसर यहाँ देना इज नॉट गारंटी ऑफ पीआर। मतलब यहाँ पे पढ़ाई करके, पढ़ाई पूरी करने के बाद पीआर की कोई गारंटी सरकार नहीं देती है, ना ही ऐसी कोई प्रावधान है। जो बिल्कुल बात सही है। तो दोस्तों मैं तो ऐसे स्टूडेंट्स को या ऐसे स्टूडेंट के माँ बाप को यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अपने बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें इस लालच में कि बच्चे को पीआर वहाँ मिल जाएगा। पीआर के लालच में पता लगेगा कि बच्चा यहाँ पे, क्योंकि वो ये एज ऐसी होती है कि बच्चा यहाँ पे आएगा और 2 साल मेहनत करेगा और सब कुछ करेगा, और आखिर उसका सपना अगर उस समय पे पूरा नहीं होगा तो ये जो फेलियर है, ये फेलियर उनके मस्तिष्क पर एक बहुत बुरा आघात कर सकता है, और इसके जो प्रभाव हैं वो दूरगामी हो सकते हैं, दुष्प्रभाव। तो दुष्प्रभाव दूरगामी कैसे हो सकते हैं कि बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है, हमेशा अपना एक संकुचित माइंड हो सकता है, और उसका मतलब क्या कहें कि हमेशा जो एक छोटेपन की भावना उसके दिल में आ सकती है कि वो भारत में जाके या अपने गांव शहर में जाके वो पड़ोसियों को क्या मुंह दिखाएगा, ठीक है, वो सब चीज़ की भावना आ सकती है। तो बच्चा गलत भी कदम उठा सकता है, और ऐसे केस भी यहाँ लोग आए हैं कि जिनको वापस जाने का डर था। लोगों यहाँ पे ऐसे केस भी आए हैं दोस्तों कि जिन्होंने ब्रिज से कूदकर ट्रेन के सामने, ट्रक के सामने अपने आप को खुदकुशी कर ली, या कुछ लोगों ने जो ओवरडोज ड्रग्स लेके खुदकुशी कर ली, या घर पे कुछ भी करके मतलब अपने आप को ख़त्म कर लिया या ख़त्म करने की कोशिश की। तो दोस्तों उस चीज़ से
बहुत सारे परिवारों को बचाया जा सकता है अगर छोटी सी जागरूकता अगर हम में आती है। आज की डेट में जो भारत के अंदर अभी आज ही 2 दिन पहले ही एक रिपोर्ट आई है, उसमें रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के अंदर भारत में अब तक का हिस्ट्री में पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड बना है आपकी सैलरी इंक्रीज का। मतलब इतनी सैलरी इंक्रीज विदेशों में या किसी भी वर्ल्ड के किसी भी देश में नहीं बढ़ी है जितनी कि भारत में बढ़ी है। सो दोस्तों, भारत में जो मौके हैं, जो अवसर हैं, वो बहुत ही अनंत हैं। गवर्नमेंट जो भारत सरकार है वो बहुत सुविधा दे रही है, पूरी सपोर्ट कर रही है। अगर आप नया कोई कंपनी लगाना चाहते हैं, आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो भारत सरकार बहुत उस मामले में बहुत ही लीनियंट है और बहुत ही सपोर्ट भारत सरकार आज की डेट में कर रही है। तो दोस्तों, अपने बच्चों का जीवन बनाए रखने के लिए, अपने परिवार को एकजुट रखने के लिए मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर जो लोग भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, पहले सोच लें, समझ लें और ये इंश्योर कर लें कि अगर आप पढ़ाई के लिए यहाँ जा रहे हैं, क्या जो सब्जेक्ट, जो कोर्स आपने लिया है, क्या वो कोर्स आपको यहाँ पे सक्सेस दिला पाएगा या आपको उसी प्रोफेशन में जॉब मिलेगी, या अगर यहाँ वो जॉब आपको नहीं मिलती है और आप वापस जाते हैं भारत में, तो क्या भारत में उसकी क्या वैल्यू होगी उस समय पे, या वैल्यू कोई होगी भी या नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे केस मैं आपको गिना सकता हूँ, जैसे पर्सनल सपोर्ट वर्कर, जैसे लॉजिस्टिक का कोई कोर्स कर लिया है, जैसे मतलब दुनिया भर के अनगिनत कोर्स। ये तो मैं फिर भी थोड़ा ठीक ठीक कोर्स बता रहा हूँ, इससे भी बेहद मतलब निचले स्तर के कोर्स यहाँ पे लोग करवा रहे हैं जिनकी कोई हिंदुस्तान में तो कोई वैल्यू नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे से जो काम है ना, वो मतलब एक जो अपने भैया कहते हैं ना, वो भैया वो सब कर देते हैं। सो दोस्तों, सोच समझ के आएँ, सोच समझ के अपना पैसा खर्चा करें। आप कर्जा लेके आते हैं और यही आस में रहते हैं कि एक दिन आपको पीआर मिलेगा, वर्क वीज़ा मिलेगा, फिर यहाँ पे आप जॉब करके 2-2 3-3 जॉब करते हैं, आप टैक्सी चलाते हैं, ऊबर चलाते हैं और उसके बावजूद आप अपनी फीस पे करते हैं और फिर घर भी भेजने का प्रेशर रहता है बच्चे के ऊपर। तो दोस्तों, मैं आपको सभी को यही सलाह दूंगा कि प्लीज़ अपनी लाइफ को ईजी कीजिए। और कनाडा अब वैसा कनाडा बिल्कुल भी नहीं रहा है। जो यहाँ पे 18-20 साल से लोग रह रहे हैं, उनकी लाइफ भी हार्ड हो गई है दोस्तों। हर रोज हजारों लोग जिनके घर जिन्होंने ले रखे थे, वो घरों को ऐसे ही छोड़ना पड़ रहा है, वो बैंक्रप्सी फाइल कर रहे हैं। बैंक्रप्सी जो रेट है वो हाईएस्ट इन दी हिस्ट्री है आज की डेट में, जो आम लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं। तो और बाकी जो खर्चे बहुत डबल ट्रिपल हो गए हैं इनकम के हिसाब से। तो दोस्तों, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरह से, और जो यहाँ की सरकारें हैं ना, जैसे अगर हम सोचते हैं कि यार जैसे भारत में तो अगर कि 2 रुपये भी अगर गैस पे बढ़ा दें या पेट्रोल पे बढ़ा दें या एलपीजी बढ़ा दें, तो वहाँ पे हाईवे जाम कर देते हैं और सड़कों पे उतार आते हैं, उधर से सरकार को झुका लेते हैं। पहली बात तो सरकारें इतनी सेंसिटिव हैं कि जब भी ऐसे कोई डिसीजन सरकार लेती है तो सबसे पहले ये सोचती है कि भाई इस डिसीजन से हमारी जनता पे क्या फर्क पड़ेगा। तो वो सारा डिसीजन वो तभी लेते हैं जब पूरा एनालिसिस कर लेते हैं कि इससे सरकार जनता पर कितना बोझ पड़ेगा। तो जनता वो बोझ सहने के लिए तैयार है या नहीं है, उसके बावजूद ही इस तरह के डिसीजन भारत में लिए जाते हैं, या भारत सरकार जो अभी की है उसके द्वारा लिए जाते हैं, पहले के जैसे नहीं है। जब महंगाई 10%, 12% और 17%, 20% हुआ करती थी महंगाई दर, आप गूगल करके देखिए महंगाई कितनी थी 2004 से लेके और 2014 तक, 2009 से लेके 2014 तक, और उससे पहले जो 10 साल कांग्रेस रही है, जो कोकोनट की सरकार थी, उसमें देखिए। और फिर भी उसने उस समय पे 85 रुपये और 90 रुपये तक उसने पेट्रोल बेचा और बोला कि पैसे का पेड़ पे उगते हैं। तो ऐसी भी सरकारें दोस्तों रही हैं। जो अभी की सरकार है बहुत सेंसिटिव सरकार है, वो डिसीजन इस तरह के बहुत ही रेयर लेती है, और अगर लेती भी है तो बहुत ही कॉशियस बरता जाता है, बहुत सावधानी बरती जाती है, उसके बाद डिसीजन लेते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ की जो सरकार है, यहाँ का जो सिस्टम है, वो बहुत ही निर्दयी सिस्टम है। वो कोई भी डिसीजन लेता है वो अपनी तिजोरी देख के लेते हैं, या अपना बजट, यहाँ पे हर किसी का बजट है, सरकार का अपना बजट है। म्यूनिसिपल पार्टी जो यहाँ पे टाउनशिप में या सिटीज
में रहती हैं उनका अपना बजट है, वो उसमें से एक पैनी का भी कटौती नहीं करती है। आपका प्रॉपर्टी टैक्स 3%, 4%, 2% अगर बढ़ना है तो बढ़ना है। आज तक मतलब कभी ऐसा हिस्ट्री में हुआ नहीं है कि प्रॉपर्टी टैक्स आपका कम हुआ हो या आपका इनकम टैक्स कम हुआ हो। कोई ओकेशनली अगर कुछ रियायत दे दी तो बात दूसरी है, नहीं तो यहाँ पे हर चीज़ें बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और ऐसा हो गया है आज की डेट में कि खर्चे नाक तक पहुंच गए हैं दोस्तों, और जो इनकम है वो गले तक ही है। मतलब खर्चे में और इनकम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बढ़ते जा रहा है, इसलिए लोग यहाँ पे अपने मकानों को बेच रहे हैं। अब बहुत सारे लोग भारत छोड़कर यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने वहाँ पे अपने काम शुरू कर लिया है। हजारों लाखों लोग यहाँ से छोड़ के जाने की तैयारी में हैं कि कब यहाँ पे थोड़ी सी मार्केट सुधरे और सब लोग कब अपना मकान बेच के रेट टू रेट में बेचने के तैयार हैं। बेचें, क्योंकि मकान यहाँ पे बिकने ही बंद हो गए हैं पिछले 3-4 साल से। और मतलब ऐसी हालत हो गई है कि मकान इतने सस्ते हो गए हैं कि 2015-2016 के लेवल पे रेट आ गए हैं, लेकिन फिर भी कोई खरीदने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, बैंक रेट जो है ना, वो अभी भी बहुत हाई है। क्योंकि यहाँ की जो हाउसिंग मार्केट है वो बहुत ही रेट सेंसिटिव है। और रेट सेंसिटिव मतलब जो बैंक रेट है वो बहुत ही बैंक रेट सेंसिटिव है। अगर बैंक 0.2% भी अपना रेट इंटरेस्ट रेट बढ़ा देता है तो यहाँ पे लोग मतलब 50 बार सोचेंगे कि यार जो मैं मकान लेने जा रहा हूँ क्या मैं इसको अफोर्ड कर पाऊंगा। मतलब 0.2% अगर बढ़ा दिया तो उनका बजट खराब हो जाता है। तो उस ऐसी व्यवस्था में आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? ठीक है। बाकी अगर आपने सुना ही होगा कि यहाँ की एजुकेशन सिस्टम कैसे है, यहाँ पे कितना फ्री है नहीं है, क्योंकि 12वीं तक यहाँ पे शिक्षा फ्री है। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी में तो वो सारा पैसा आपसे निकाल लेते हैं। 3-4 साल के कोर्स में ही बच्चे करीब एक यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर का जो खर्चा है 10,000 का खर्चा है, तो आप लगा लीजिए 6 सेमेस्टर 60,000 से $70,000 में एक यूनिवर्सिटी पड़ती है एक बच्चे की। अगर आपके पास 2 बच्चे हैं तो आपके पास करीब $1.25 लाख होना चाहिए, और उससे ज़्यादा डिपेंड्स आपने कौन सा कोर्स करना है। ठीक है। सो दोस्तों, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए, अगर आपका और भी कोई कमेंट है या कोई क्वेरी है आप कमेंट में आप कीजिए, मैं आपको उस चीज़ का जवाब दूंगा। और अगर आपका कुछ प्लान यहाँ पे बन चुका है और आप उसके बारे में मेरे साथ डिस्कस करना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी बेस्ट राय देने में सक्षम हूँ। आपको मैं अपनी बेस्ट राय दूंगा अपने एक्सपीरियंस से। तो आप उसके लिए भी आप मुझे कमेंट में कीजिए, और मैं फिर आपको अपना फ़ोन नंबर आप छोड़ दीजिए, मैं आपको आपके फ़ोन नंबर पे व्हाट्सएप पे भी कॉल करके आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। और उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई फ्री, ये सब कुछ फ्री है। जहाँ तक मैं कर सकूँगा मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। तो दोस्तों, इसी नोट के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि भारत इज़ द श्रेष्ठ भारत। सो दोस्तों, इसी नोट के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।